हिंदी साहित्य में हम चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद पर। जयशंकर प्रसाद की जो आंसू नाम की काव्य रचना थी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रियतमा के वियोग में जब उनको अत्यधिक स्मृति हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस आंसू को लेकर उन्होंने एक आंसू नाम का काव्य रचना की, एक कविता लिखी। उस कविता का कुछ अंश हमारे सिलेबस में रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रियतमा के वियोग में जो भी पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया है, उस अनुभव को उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि जयशंकर प्रसाद है, उनकी जो प्रियतमा है, उसकी जो पहली मुलाकात उनसे हुई, तो पहली मुलाकात के समय उनका जो सौंदर्य है, उनका जो स्वरूप है, वो कवि को किस तरह महसूस हुआ, किस तरह शीतल और सुखदायी लगा। तो ऐसे उन पुरानी स्मृतियों को, प्रियतमा के वियोग में आज वो अपनी उन पुरानी स्मृतियाँ जो संयोग के समय की है, प्रियतमा से मिलन के समय की है, उनका वो स्मरण करते हुए और अपनी जो भी विरह की पीड़ा है उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो वो संयोग के क्षणों को बता रहे थे जयशंकर प्रसाद जी। वो कह रहे थे कि प्रियतमा जिस समय मेरे पास थी, उस समय तो मेरे जीवन की जितनी भी उलझनें हैं वो प्रियतमा के बालों की तरह बिखर जाती थी और ऐसा लगता था कि जैसे मानो कि मेरी जीवन की जो भी समस्या है उनको मैं जैसे उनके कानों के सामने प्रस्तुत करता तो वो उसी तरह नष्ट हो जाती थी, जिस तरह से मानो कि कमल का जो पत्ता होता है उसके ऊपर जिस तरह जल की बूंद नहीं ठहर पाती है, उसी तरह मेरे जीवन की जो भी समस्या है वो उनके सामने बिल्कुल नहीं ठहर पाती थी, तुरंत समाधान हो जाता था। और भी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बताया, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे लास्ट पद, कि प्रियतमा जिस समय मेरे पास थी उस समय तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मानो संपूर्ण प्रकृति है वो भी सुखकारी सुखदायी हो। और ऐसा होता है, आदमी की जैसी मनोस्थिति होती है, मनोवृत्ति होती है, उसी प्रकार का उसको वातावरण दिखाई देता है। जब व्यक्ति सुख की स्थिति में होता है तो चारों ओर उसको सुखकारी वातावरण दिखाई देता है, जब व्यक्ति दुखी स्थिति में होता है तो उसका वातावरण भी दुखी दिखाई देता है। लास्ट पद में जयशंकर प्रसाद जी ने हमने चर्चा की, उसमें उन्होंने कहा था, अपनी प्रियतमा को संयोग के क्षणों को बताते हुए उन्होंने कहा था कि हिलते दुमडल कल किसले देती, हिलते दुमडल कल किसले देती गलवाहें डाली। कि जिस समय तो मानो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मानो संपूर्ण प्रकृति है वो भी आनंद से युक्त हो, उमंग से युक्त हो। हंसते हिलते द्रुमडल, पेड़ पौधे भी मानो प्रसन्न होकर के हिल रहे हो, कल किसले, और अपने सुंदर उन नवीन पत्तों से मानो एक दूसरे का चुम्बन कर रहे हो। हिलते द्रुमडल कल किसले देती गलवाहें डाली, और मानो डालियां हैं वो एक दूसरे पेड़ पौधों में उलझ करके मानो ऐसी लग रही हो जैसे मानो वो एक दूसरे के गले में इस तरह अपनी डालियों को डालकर आलिंगन कर रही हो, अपनी भुजा रूपी डालियों से वो एक दूसरे का आलिंगन कर रही हो। अर्थात अपने नवीन पत्तों से तो वो एक दूसरे का चुम्बन कर रही हो और अपनी डाली रूपी भुजाओं से मानो एक दूसरे का आलिंगन कर रही हो। इस तरह मानो प्रकृति भी मेरे को इस तरह उमंगित होती हुई, इस तरह उल्लासित होती हुई दिखाई देती थी। और क्या होता था, फूलों का चुम्बन छिड़ती मधुपों की तान निराली, फूलों का चुम्बन, और मानो फूल भी एक दूसरे से स्पर्श होकर के और मानो चुम्बन कर रहे हो, भौरे उनका रसपान कर करके उनका चुम्बन कर रहे हो। छिड़ती मधुपों की तान निराली, और मानो भौरों की जो अनोखी जो गुंजार है वो भी मानो चारों ओर छिड़ती दिखाई दे रही हो। भौरों की जो गुंजार होती है वो आनंदित सुखकारी लगती है, मधुर लगती है। तो मानो संपूर्ण प्रकृति में मानो ऐसा लगता था जैसे मानो कि भौरे फूलों का चुम्बन कर रहे हो और एक अनोखी गुंजार कर रहे हो, सुखकारी। अर्थात संपूर्ण प्रकृति का जो वातावरण है वो भी कवि को अपनी मनोस्थिति के अनुकूल इस तरह सुखदायी लगता था जिस समय प्रियतमा उनके संयोग में थी, उनके पास थी। आगे उसी प्रसंग पर चर्चा करते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे फिर जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुरली मुखरित होती थी मुकलों के अधर विहसते, मकरंद भार से दबकर श्रवणों में सिर जा भरते। देखिए वही संयोग के क्षणों को याद करते हुए फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि जिस समय प्रियतमा उनके पास थी उस समय प्रियतमा की जो मधुर आवाज़ थी वो कवि को किस तरह का आभास होता था उस मधुर आवाज़ में। तो उस बात को बतलाते हुए वो कह रहे हैं कि मुरली मुखरित होती थी। देखिए अपनी प्रियतमा की जो भी आवाज़ है, जो भी बातें थी, उन बातों का स्मरण करते हुए कह रहे हैं जिस समय आप मेरे से बातें करती थी तो मुरली मुखरित होती थी। तो आपकी वो आवाज़ है वो भी मानो इस तरह से उच्चारित होती थी जैसे मानो कोई मेरे कानों में मुरली की मधुर
गुंजार कर रहा हो, मुरली की मधुर जो ध्वनि है उस ध्वनि को इस तरह निकाल रहा हो। देखिए, मुरली मुखरित होती थी, मुकुलों से अधर भी हंसते। देखिए क्या कहा है कवि ने, कहा है हे प्रियतमा कि जिस समय आप मेरे पास थे उस समय तो आपकी जो आवाज़ है वो भी मेरे को मुरली के स्वर जैसी सुनाई देती थी। मुकुलों के अधर भी हंसते, और मुकुलों के अधर भी हंसते, और आप जैसे ही मेरी तरफ देख करके मुस्कुराती थी तो मुस्कुराहट में आपके जो अधर हैं वो मानो ऐसे लगते थे जैसे मानो फूलों की कलियां खिल रही हो। मुकुल कहते हैं जैसे अर्धविकसित जो पुष्प होता है उसकी जो कलियां हैं वो इस तरह से फैल जाती है, तो नायिका के जो अधर हैं वो भी इसी तरह मुस्कुराहट में इसी तरह फैल जाते थे जिस तरह से मानो कोई पुष्प की कलियां खिल रही हो। तो कवि कह रहा है कि जिस समय हे प्रियतमा आप मेरे पास थे उस समय तो आपकी आवाज़ है वो आवाज़ मेरे को मुरली किसी ध्वनि सुनाई देती थी, वो आवाज़ मेरे को मुरली की ध्वनि की जैसी लगती थी। और मुकुलों से अधर भी हंसते, आपकी मुस्कुराहट में आपके जो अधर हैं वो पुष्प की कलियों की तरह बिखर जाते थे। मकरंद भार से दबकर शरणों में शरजा भरते, और जब आप कोई आवाज़ निकालते थे, आप कोई स्वर निकालते थे तो मकरंद भार से दबकर आपके वो पुष्प रूपी जो अधर हैं उन अधरों पे जो मकरंद लगा रहता था, मकरंद भार से दबकर। मकरंद का मतलब नायिका जो भी विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य अपने अधरों पे लगाती थी, पुष्प में तो मकरंद रहता है, पराग रस रहता है, वहाँ पुष्प की पंखुड़ियों के रूप में तो नायिका के अधर है, पराग की तरह नायिका के अधरों पे लगा हुआ सुगंधित द्रव्य है। तो उसके लिए कहा है कि मकरंद भार से दबकर, कि जैसे ही आप कोई स्वर निकालती थी तो वो स्वर है वो आपके इस तरह के अधर रूपी पुष्प के उस सुगंधित द्रव्य से स्पर्श होकर के, और मकरंद भार से दबकर शरणों में शरजा भरते, ऐसे वो स्वर हैं आपके उस मकरंद भार की उस खुशबू से, आपके उस अधरों पे लगे हुए उस सुगंधित द्रव्य की खुशबू से युक्त होकर के, और मानो शरणों में जा भरते, मानो मेरे कानों में जाकर के बस जाते थे, शरणों में शर जा बसते। अर्थात इस तरह की वो मधुर आवाज़ आपकी जो मुरली जैसी थी, ऐसी वो मधुर आवाज़ आपके अधर रूपी पुष्प रूपी अधरों से जब वो इस तरह से पराग रस से युक्त होकर के, सुगंधित आपका जो भी द्रव्य उससे युक्त होकर के जब वो मधुर आवाज़ बाहर निकलती थी, तो ऐसी वो मधुर आवाज़ है वो मेरे कानों में जाकर के बस जाती थी। देखिए यहाँ नायिका की जो भी प्रियतमा की जो भी जयशंकर प्रसाद की जो प्रियतमा है उसकी जो आवाज़ है वो आज कवि को उसके वियोग में वो संयोग की जो आवाज़ है वो कवि को मुरली जैसी मधुर लग रही है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है, और भी कहा है, देखिए संयोग के क्षणों का स्मरण करते हुए कभी फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, मुखचंद चांदनी जल से मैं उठता था मुँह धोके। आगे वही संयोग के क्षणों को स्मरण करता हुआ कभी फिर कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी कि जिस समय प्रियतमा उनके पास थे उस समय उनको किस तरह का महसूस होता था। परिरंभ कुंभ की मदिरा, परिरंभ कुंभ की मदिरा। देखिए कभी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी कि हे प्रियतमा, परिरंभ का मतलब होता है आलिंगन, कि जिस समय आप मेरे पास थे उस समय तो मानो ऐसा लगता कि मैं आपके आलिंगन रूपी कुंभ की मदिरा पीता रहता था, अर्थात आलिंगन में आपके स्तन रूपी कुंभ की मैं मदिरा पीता रहता था। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, और आपके जो निश्वास निकलती थी, आपकी जो गर्म सांसें निकलती थी। अब देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने प्रियतमा के अभिसार का वर्णन किया है। अभिसार जिस समय प्रियतम और प्रियतमा का जो मिलन होता था, तो उस समय मिलन होते समय का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि परिरंभ कुंभ की मदिरा, कि उस समय मिलन, जिस समय हमारा मिलन होता था तो उस समय मिलन में मैं आपका आलिंगन करके और आपके स्तन रूपी कुंभ की मदिरा पीता रहता था। इसका मतलब है आपके स्तन रूपी कुंभ की इस तरह मदिरा पीकर मैं मदमस्त होता रहता था। निश्वास मलय के झोंके, आपकी जो भी गर्म सांसें निकलती थी, रतिक्रीड़ा के समय जो भी गर्म सांसें निकलती थी वो भी मानो मेरे को ऐसे लगती जैसे मलय पर्वत से आने वाली कोई सुगंधित हवा हो। निश्वास मलय के झोंके, क्यों? क्योंकि नायिका विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य लगा रखे थे, तो उन सुगंधित द्रव्य से युक्त जब गर्म सांसें निकलेगी तो वो भी सुगंधित हो जाएगी। वो सुगंधित हवा भी मेरे को मलय पर्वत से आने वाले सुगंधित पुष्पों की सुगंध जैसी लगती थी। मुखचंद चांदनी जल से मैं उठता था मुँह धोके, और क्या करता था? मुखचंद चांदनी जल से, और आपका चंद्रमा रूपी जो मुख है, उस चंद्रमा रूपी मुख की जो चांदनी है, ऐसे उस चांदनी के उस जल से मैं उठता था मुँह धोके, मैं अपने मुँह को धो करके उठता था। अब देखिए यहाँ नायिका का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान है, उपमा अलंकार है, मुखचंद चांदनी जल से, और चांदनी कहा है नायिका के चेहरे पे जो विभिन्न प्रकार के उसने सुगंधित द्रव्य लगा रखा था, क्रीम वगैरह, जो इस तरह का सौंदर्य कर रखा था नायिका ने अपने चेहरे पे, तो ऐसा वो
नायिका के चेहरे का जो सौंदर्य है वो नायक के चेहरे पर लग जाता था संयोग के समय। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपके उस चंद्रमा रूपी मुख, जिसकी जो चांदनी थी, जिसकी जो विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य से, उस सुगंधित द्रव्य से मेरा जो चेहरा है वो भी इसी तरह हो जाता था। ऐसे उस चेहरे को मैं जल से मैं उठता था, मुँह धो के मैं जल से धो करके, और जब जा करके मैं सुबह जागृत होता था, सुबह उठता था। आगे देखिए, संयोग का क्षण को याद कर रहा है कवि। आगे फिर कह रहा है कवि, थक जाती थी सुख रजनी मुखचंद हृदय में होता, श्रम सीकर सदृश नख से अंबर पट भीगा होता। थक जाती थी सुख रजनी। अब कवि कह रहा है कि ऐसे उस संयोग के समय में थक जाती थी सुख रजनी, ऐसी वो सुख की रात्रि है वो खुद थक जाती थी। यानी नायक कौन? कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहा है कि मैं और मेरी प्रियतमा है वो ऐसे उस सुख की रात में थकते नहीं थे, उस मिलन की रात्रि में हम नहीं थकते थे, बल्कि रात्रि है वो खुद थक जाती थी, खुद व्यतीत हो जाती थी। थक जाती थी सुख रजनी मुखचंद हृदय में होता। ऐसे उस सुख की उस रात्रि में मुखचंद हृदय पर होता, वो प्रियतमा का वो चंद्रमा रूपी मुख है वो मेरे हृदय के ऊपर होता, मुखचंद हृदय में होता। श्रम सीकर सद्दर नख से अंबर पट भीगा होता। और श्रम सीकर सद्दर नख से, श्रम सीकर, श्रम का मतलब होता है रति कीड़ा में जो श्रम हो रहा है, उस श्रम से जो पसीने निकल रहे हैं, ऐसे उन पसीनों से, वो पसीने किसके समान होते थे? नखत से। नखत का मतलब होता है तारे जैसे। ऐसा जिस तरह आकाश होता है, आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं, अब यहाँ आकाश की तरह तो नायक नायिका का शरीर है, और उस शरीर पर रति कीड़ा के श्रम से जो पसीने आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो आकाश रूपी शरीर में तारे रूपी पसीने चमक रहे हो। तो कवि कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, श्रम सीकर सदृश नख से अंबर पट भीगा होता। ऐसे उन तारों से, श्रम की रति कीड़ा के श्रम से जो पसीने निकल रहे हैं, जो तारों के समान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उन तारे रूपी पसीनों से अंबर पट भीगा होता। हमारा आकाश रूपी जो वस्त्र है वो उनसे भीग जाता था। आकाश रूपी वस्त्र भीगने का मतलब खुले आकाश में इस तरह का जो शरीर है, आकाश नीला होता है, यहाँ नीले आकाश जैसा नायक नायिका के शरीर के लिए कहा गया, और शरीर के तारों की तरह पसीने की जो बूंदें हैं उनके लिए कहा है उन्होंने, एक आकाश रूपी शरीर है वो इस तरह तारे रूपी पसीनों से इस तरह भीगा हुआ होता था। और रूपक अलंकार है। आगे देखिए, आगे फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, वही संयोग के क्षणों को याद करते हुए फिर कह रहे हैं, सोएगी कभी न वैसी फिर मिलन कुंज में मेरे, चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरे। देखिए, और वही संयोग के क्षणों को याद करते हुए आज वियोग की स्थिति को बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्या कह रहे हैं? सोएगी कभी न वैसी, अर्थात इस तरह की वो प्रियतमा, इस तरह की वो मधुर संगीत जैसी, मुरली जैसी ध्वनि वाली, चंद्रमा रूपी चेहरे वाली, इस तरह की वो प्रियतमा सोएगी कभी न वैसी। अब दोबारा कभी भी मेरे पास इस तरह की वो कभी नहीं सोएगी। सोएगी कभी न वैसी फिर मिलन कुंज में मेरे, अर्थात इस तरह मेरे उस मिलन कुंज का मतलब ऐसे वो संयोग के क्षण है, ऐसे वो संयोग के क्षणों में कभी भी इस तरह की वो प्रियतमा मेरे पास अब दोबारा कभी नहीं सोएगी। चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरे। आज उसके वियोग में चांदनी शिथिल अलसाई, आज चांदनी अब खुद शिथिल हो जाती है, आलस्य से भर देती है। देखिए, चांदनी शिथिल अलसाई, अर्थात जिस समय प्रियतमा थी उस समय तो वो चांदनी है वो भी सुखदायी लगती थी, लेकिन आज प्रियतमा के वियोग में चांदनी खुद शिथिल होकर के आलस्य से भर जाती है। खुद चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरे, ऐसे तेरे वो सुख के सपनों को याद कर करके, ऐसे वो सुख के उस मिलन कुंज की उन यादों को स्मरण करते करते आज चांदनी है वो खुद शिथिल होकर के आलस्य से भर जाती है, खुद व्यतीत हो जाती है। दोबारा ऐसे वो मिलन कुंज में इस तरह के वो दिन है वो दोबारा नहीं आएंगे, संयोग के क्षण दोबारा नहीं आएंगे। सुख के सपनों से तेरे। आगे देखिए फिर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली। अब देखिए, परमात्मा के लिए कहा है, क्या कहा है? लहरों में प्यास भरी है। आज उस प्रियतमा की वो स्मृतियों में, लहरों का कहा गया है, उसकी वो स्मृतियां, प्रियतमा के संयोग की वो स्मृतियों में प्यास भरी है, लहरों में प्यास भरी है। अर्थात इस तरह की उन स्मृतियों में आज वियोग की पीड़ा भरी हुई है, प्यास भरी है, प्रियतमा के दर्शनों की प्यास भरी है। देखिए यहाँ
कवि ने अपने उन संयोग और वियोग की अवस्था का वर्णन किया है, तो आज वो बता रहे हैं कि प्रियतमा का जो वियोग है, ऐसे उस वियोग में उसकी वो सुख की वो यादें हैं, सुख की जो लहरें हैं, उन लहरों में भी मानो आज उसकी वो विरह की जो पीड़ा है, पीड़ा की वो यादें हैं वो भरी हुई है। तो देखिए कवि कह रहा है लहरों में प्यास भरी है, अर्थात आज इस तरह की उनकी उन यादों में उनसे मिलने की, उनके दर्शन करने की प्यास मेरे अंदर भरी हुई है, विरह की पीड़ा भरी हुई है। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली। और आज मेरा भंवर पात्र क्या है? हृदय रूपी पात्र उस प्रियतमा रूपी जल के बिना वो खाली है भंवर पात्र भी खाली। अब देखिए भंवर पात्र खाली कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा पानी में जैसे भंवर पड़ती है और उसमें जब हम कोई पात्र डिबोते हैं तो पानी होते हुए भी, भंवर पड़ते हुए भी पात्र खाली रह जाता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा विरोधाभास सा लग रहा है। कवि क्या कह रहा है? लहरों में प्यास भरी है, लहर होते हुए भी, पानी होते हुए भी प्यासे हैं। इसका मतलब है प्रियतमा की वो सुख की वो यादें होते हुए भी प्रियतमा का वियोग है, प्यास है। प्यास का मतलब उनके दर्शनों की इस तरह की पीड़ा है, व्याकुलता है। तो लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, और भंवर पड़ते हुए भी हृदय रूपी पात्र खाली। इसका मतलब है प्रियतमा के वो संयोग की बातें होते हुए भी प्रियतमा रूपी जल से हमारा हृदय रूपी पात्र आज खाली है, प्रियतमा रूपी जल नहीं है। देखिए है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली। मानस का सब रस पीकर, मानस का मतलब है मेरे मन रूपी सरोवर का, मेरे मन रूपी सरोवर का जितना भी जो आनंद रूपी रस है, ऐसे उस आनंद रूपी रस को पीकर लुढ़का दी उसने प्याली। ऐसे उस परमात्मा रूपी प्रियतम ने मानो मेरी वो प्याली थी, मेरी वो प्रियतमा रूपी जो प्याली है उसको मानो किसी ने लुढ़का दी हो, किसी ने नष्ट कर दी हो। आगे देखिए फिर आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किंजल्क जाल है बिखरे, उड़ता पराग है रूखा, है स्नेह सरोज हमारा विकसा मानस में सूखा। अब देखिए प्रियतमा के वियोग की स्थितियों का स्मरण कर रहे हैं कवि। पहले संयोग के क्षणों को स्मरण किया, अब उसके वियोग में अब उनकी क्या दशा हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किंजल्क जाल है बिखरे, उड़ता पराग है रूखा। किंजल्क जाल है बिखरे, किंजल्क, अब देखिए कवि कह रहा है उड़ता पराग है रूखा, किंजल्क जाल है बिखरे। जैसे कमल का जो पुष्प होता है, कमल का जो पुष्प होता है और वो जिस तरह से कांटों में उलझ करके और जिस तरह वो छिरछिरा हो जाता है, छिद जाता है, तो किंजल्क जाल है बिखरे, और फिर वो धीरे धीरे नष्ट होकर के बिखर जाता है। तो उसी तरह कवि कह रहा है कि किंजल्क जाल है बिखरे, उड़ता पराग है रूखा, कि आज प्रियतमा के वियोग में हमारा हृदय रूपी जो पुष्प है वो इस तरह किंजल्क जाल है बिखरे, कि कांटों का जिस तरह जाल होता है, उस जाल में जिस तरह पुष्प उलझ करके और नष्ट हो जाता है, उसी तरह हमारा हृदय रूपी पुष्प है वो उस प्रियतमा के वियोग रूपी उस कांटे में इस तरह से क्षण उसमें छिरछिरा होकर के इस तरह से वो नष्ट हो रहा है। उड़ता पराग है रूखा, और आज सूखा होकर के उसका जो पराग है, उसकी जो खुशबू है वो सूखी होकर के उड़ रही है। अच्छा हमारा हृदय रूपी जो पुष्प है उसका जो पराग है वो आज रूखा होकर के, रूखा मतलब है दुखी होकर के, वो इस तरह अपनी वेदना के रूप में उड़ रहा है स्नेह सरोज हमारा विकसा मानस में सूखा। देखिए कवि ने क्या कहा है स्नेह सरोज हमारा, कि हमारा प्रेम रूपी जो कमल है वो तो आज भी उसी तरह विकसित हो रहा है, लेकिन क्या है मानस में सूखा, लेकिन मन रूपी सरोवर है वो सूख चुका है, उसमें प्रियतमा रूपी जल नहीं है। देखिए कवि ने कहा है कि हमारा प्रेम रूपी जो कमल है वो तो आज भी विकसित हो रहा है, प्रियतमा के प्रति जो हमारा प्रेम है वो तो आज भी उतना ही है, लेकिन उस प्रेम रूपी कमल को विकसित होने के लिए प्रियतमा रूपी जल है वो नहीं है। वो मन रूपी सरोवर जिसमें हमारा प्रेम रूपी कमल खिलता था, ऐसा उस मन रूपी सरोवर में जो प्रियतमा रूपी जल है वो सूख चुका है, वो नहीं है। और ऐसे उस मन रूपी सरोवर में, ऐसे उस प्रियतमा रूपी जल के बिना हमारा जो हृदय रूपी कमल है, प्रेम रूपी कमल है, वो आज विकसित नहीं हो रहा है, वो आज सूख रहा है। देखिए संग रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया कवि ने प्रकृति चित्रण के साथ साथ अपनी हृदय की भावनाओं को बताया, मानवीकरण अलंकार भी है। तो कवि कह रहा है कि किंजल के जाल है बिखरे, उड़ता पराग है रूखा, कि आज प्रियतमा के वियोग में हमारा जो प्रेम रूपी जो कमल है वो किंजल के जाल है बिखरे। वो मानो ऐसे जिस तरह कांटों के जाल में जिस तरह पुष्प है वो कांटों के जाल में जिस तरह उलझ करके छिरछिरा होकर के नष्ट हो जाता है, उसी तरह किंजल के जाल, किंजल क्या? कांटों का जाल। कांटों का जाल क्या है? प्रियतमा के वियोग की, वियोग रूपी जो कांटे हैं, प्रियतमा के वियोग के जो दुख रूपी कांटे हैं,
ऐसे उन कांटों में हमारा जो इस तरह का प्रेम रूपी जो कमल है, ऐसे उन कांटों में वो इस तरह जाल में उलझ करके बिखर रहा है, नष्ट रहा है। उसका जो पराग है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो यादें हैं, वो आज इस तरह से रूखी होकर के, दुखी होकर के इस तरह से बिखर रही है। उड़ता पराग है, रूखा है स्नेह सरोज हमारा, विकसा मानस सूखा। आज भी हमारा प्रेम रूपी कमल है, वो इसी तरह खिला हुआ है। प्रियतमा के प्रति जो प्रेम है वो तो उतना ही है, लेकिन मानस में है सूखा। लेकिन हमारा मन रूपी जो सरोवर है, वो प्रियतमा रूपी जल के बिना वो सूखा है। उस कमल को, प्रेम रूपी कमल को फैलने के लिए, विकसित होने के लिए जल नहीं है, प्रियतमा रूपी जल नहीं है, उसके अभाव में वो सूखा है। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं, छिप गई कहाँ छूकर वे मलियज की मृदुल हिलोरें, क्यों घूम गई है आकर करुणा कटाक्ष की कोरें। अब देखिए, कभी वही संयोग वियोग की बातों को स्मरण करता हुआ फिर कह रहा है, छिप गई कहाँ छूकर वे मलियज की मृदुल हिलोरें। छिप गई कहाँ, अर्थात कहाँ चली गई आज वो। छिप गई कहाँ छूकर वे, छूकर का मतलब है मेरे हृदय को स्मरण करके। छू गई कहाँ छूकर वे मलियज की मृदुल हिलोरें। मलियज की, मलय पर्वत से उत्पन्न होने वाली वो मृदुल, वो कोमल हिलोरें। और देखिए, मलय पर्वत से उत्पन्न होने वाली जो कोमल हिलोरें आती है, वो सुखकारी और आनंदकारी होती है। अब यहाँ प्रियतमा के संयोग की जो स्मृतियां हैं, वो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के समान सुखकारी आनंद प्रदान करने वाली है। ऐसी वो संयोग की वो स्मृतियां आज कहाँ छिप गई, कहाँ चली गई प्रियतमा के वियोग में। छिप गई कहाँ छूकर वे मलियज की मृदुल हिलोरें, क्यों घूम गई है आकर करुणा कटाक्ष की कोरें। कवि कह रहा है, आज पता नहीं क्यों घूम गई है आकर करुणा कटाक्ष की कोरें। आज तो मेरे हृदय में पता नहीं कौन सी ऐसी वो करुणा कटाक्ष की कोरें आकर के घूम गया था। प्रियतमा के वियोग की जो पीड़ा है, वो आकर के मेरे हृदय में आकर के घूम गई है। वो कह रहा है कि वो संयोग के क्षमय की जो स्मृतियां हैं, जो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा के समान थी, वो तो पता नहीं आज प्रियतमा के वियोग में कहाँ छिप गई, कहाँ नष्ट हो गई, क्यों घूम गई है आकर। और क्यों, पता नहीं क्यों आकर के घूम गई है करुणा कटाक्ष की कोरें। करुणा कटाक्ष की कोरें का मतलब है प्रियतमा के वियोग में वो दुख भरी बातें हैं, प्रियतमा के वियोग रूपी दुख की वो बातें हैं, क्यों आकर के आज मेरे हृदय में आकर के गिर गई है और आकर के मेरे हृदय को उन्होंने व्यथित कर दिया है, पीड़ित कर दिया है। विस्मृति है, मादकता है, मूर्छना भरी है मन में, कल्पना रही या सपना था मुरली बजती निर्जन में। आगे फिर कवि कह रहा है, वही संयोग वियोग की बातों का स्मरण करता हुआ जयशंकर प्रसाद जी फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विस्मृति है, मादकता है, मूर्छना भरी है मन में। कवि कह रहा है विस्मृति है, मादकता है, विस्मृति विशेष स्मृति। और कवि कह रहा है वो संयोग की जो बातें हैं, प्रियतमा के संयोग की वो बातों को जब मैं विशेष रूप से स्मरण कर लेता हूँ तो विस्मृति है, मादकता है। वो संयोग के समय की वो स्मृतियाँ, वो विशेष यादें मेरे को क्या कर देती है, विस्मृति है, मादकता है, वो मेरे को मदमस्त कर देती है। जिस तरह व्यक्ति शराब पीकर मदमस्त हो जाता है, उसी तरह मैं प्रियतमा के वो संयोग की उन विशेष यादों को जब मैं स्मरण कर लेता हूँ तो मादकता हो छा जाती है, मदमस्त हो जाता हूँ। मूर्छना भरी है मन में, और जब ज़्यादा ही स्मरण कर लेता हूँ तो मैं आज प्रियतमा के वियोग को देख करके मूर्छना भरी है मन में, मेरा मन है वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि किसी कोई भी जब प्रियजन होता है, उस प्रियजन की जब सुख, उसकी जो संयोग की जो बातें हैं, उनका जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण में तो हम मदमस्त हो जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ही स्मरण कर लेते हैं तो हम बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसी तरह कवि की स्थिति हो रही है। कवि अपनी व्यक्ति की जो पीड़ा है उसका वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विस्मृति है, मादकता है, कि मैं जब विशेष रूप से उनका स्मरण कर लेता हूँ तो वो स्मरण, उनकी जो सुख की वो बातें को जब मैं स्मरण कर लेता हूँ तो वो मेरे को मदमस्त कर देती है। लेकिन अत्यधिक जब स्मरण कर लेता हूँ तो मूर्छना भरी है मन में, तो मेरे मन में मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाता हूँ। कल्पना रही सपना था मुरली बत्ती निर्जन में। आगे देखिए कवि क्या कह रहा है, कल्पना रही सपना था, अर्थात ऐसी वो संयोग की वो बातें आज वियोग में ऐसा लग रही है जैसे कल्पना रही या सपना था, कि वो कल्पना थी या कुछ समय का वो सपना था। क्यों? क्योंकि कवि का जो प्रियतमा के साथ संयोग था वो क्षणिक था। ऐसे वो संयोग का वो क्षण कवि आज वियोग में क्या कह रहा है, कल्पना थी या सपना था, कि ऐसा वो संयोग का क्षण कल्पना थी या सपना था, ऐसा लग रहा है आज वियोग में। कल्पना थी या सपना था मुरली बजती निर्जन में। आज तो वो प्रियतमा के और संयोग की वो विशेष यादें, उसकी वो मुरली जैसी वो धुन बजती निर्जन में। आज प्रियतमा के वियोग में आज वो सुनसान में बजती दिखाई दे रही है।
मुरली बजती निर्जन, मुरली बजने का मतलब है वो संयोग की वो बातें, वो आनंद प्रदान करने वाली उसकी वो यादें। मुरली बजती निर्जन में, आज वो मेरे को सुनसान में, प्रियतमा के बिना कवि को संपूर्ण संसार वो निर्जन दिखाई दे रहा है, सुनसान दिखाई दे रहा है, तो आज मानो वो यादें हैं वो मेरे को इस तरह सुनसान में बजती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह यहाँ कवि प्रियतमा के संयोग और वियोग दोनों को स्मरण करते हुए इस तरह अपनी जो भी व्यक्ति की अनुभूति है उसको इस कविता के माध्यम से इस तरह व्यक्त कर रहा है। इसके बाद आगे का जो पद है उस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।